वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आज हम लोगों ने सेशन रखा है नेशनल इनकम का बैकअप सेशन। थियोरी ऑफ नेशनल इनकम हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज से हम शुरुआत करते हैं, जो कि ये सेकंड सेशन है बैकलॉग का। अगर टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें, हम आपके स्क्रीन पर मैंने कुछ चीजें शेयर करी हैं, साथ साथ चेक करिएगा, देखिएगा इन चीजों को। मेरा मोटिव बैकअप क्लास रखने का सिर्फ ये है कि जो बच्चे नहीं कर पाए अभी ये टॉपिक, फ्रॉम द स्क्रैच डाउन द लाइन एक एक चीज हम शुरू करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसा कि क्लासरूम में पहली बार पढ़ाया गया था। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो और ध्यान से बारीकियों को समझें, ठीक है। सारे नोट्स आप लोगों को मैंने ऐप पर शेयर करे हुए हैं नेशनल इनकम के, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज की क्लास में शुरू करूंगा सबसे पहले इस टर्म से जिसको आप कह रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स देखें तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक आपका कंज्यूमर गुड और एक आपका कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने में सक्षम है। सीधी बात सुनिएगा, वो गुड जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड बोलते हैं। जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए तैयार है, हम उसे कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। और एक कैपिटल गुड होता है जिससे हम फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं। जैसे हम मशीन की बात करें, मशीन्स जनरली प्रोड्यूसर गुड की कैटेगरी में काउंट की जाती हैं। प्रोड्यूसर गुड यानी कैपिटल गुड की कैटेगरी हम इसको मानते हैं। तो वी हैव कंज्यूमर गुड, वी हैव कैपिटल गुड्स। दो तरह की गुड्स हैं, मेन कैटेगरी है हमारी। इसके अंदर अगर आप समझें तो फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं। फर्दर दो कैटेगरीज में आप समझ रहे हैं, एक फाइनल गुड होता है और एक इंटरमीडिएट गुड होता है। यानी कंज्यूमर गुड्स के अंदर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स के अंदर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। ये दो सब कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को समझने के लिए पहले आपको समझना चाहिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। आइए शुरू करें। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये डिस्टिंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। आपको मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कोई भी गुड फाइनल है या कोई भी गुड इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये बात डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ यूज के ऊपर। कोई भी गुड फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट गुड है, ये बात डिपेंड करती है उस गुड के यूज के ऊपर। हम उस गुड्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब समझिए, फाइनल गुड्स कोई भी ऐसा सामान जो या तो कंज्यूमर यूज करेगा, डिस्टिंक्शन को भी मत पढ़िएगा, मेरी बातों को फोकस करिएगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स जो या तो कंज्यूमर यूज करेगा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या तो प्रोड्यूसर यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको या तो प्रोड्यूसर यूज करेगा रीसेल के लिए, या तो प्रोड्यूसर यूज करेगा उसी गुड को फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखने वाली बात, फाइनल गुड्स का इस्तेमाल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर करता है, कंज्यूमर नहीं करता, ठीक है। फाइनल गुड्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों यूज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। ये पॉइंट है मेरा पहला। एक एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नेहरू प्लेस, और वो फेमस है, कंप्यूटर मार्केट कही जाती है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज होलसेल मार्केट है दिल्ली में, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, ठीक है, जिसका नाम है। अब अगर कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर आपको नोएडा के अंदर 28,000 रुपीज में मिल रहा है, वो कंप्यूटर वहां पर आपको 20-21 हजार रुपए में मिल जाएगा। बात समझिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई कंप्यूटर स्पेशली, ठीक है, अगर नोएडा में 28,000 रुपीज का मिल रहा है तो वो कंप्यूटर आपको वहां पर 20,000 रुपए में मिल जाएगा, यानी 8,000 का फायदा। अब सुनिए, आप नेहरू प्लेस जाते हैं, 20,000 रुपए के रेट पर आपने 10 लैपटॉप्स परचेज कर लिए। 20,000 के रेट पर आपने 20,000 के रेट पर आपने 10 लैपटॉप्स परचेज कर लिए। 2 लाख रुपए का आपने खर्चा कर दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं उसमें से इंटरमीडिएट कौन सा होगा, फाइनल कौन सा होगा, जरा इस चीज को नोटिस कर लेते हैं हम लोग। 20 लैपटॉप आप खरीद के लाए, उसमें 10 लैपटॉप 20,000 रुपए के रेट पर 10 लैपटॉप आप परचेज करके लाए, ठीक है। एक लैपटॉप आपने अपने घर पे रख दिया, घर पे रख दिया तो किस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। एक लैपटॉप आप अपने ऑफिस में लेकर चले गए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपने अपने ऑफिस में रख दिया वो लैपटॉप, ठीक है। बच गए 8 लैपटॉप। 8 लैपटॉप आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बेच दिया, किस रेट पर सर, 25,000 रुपए के रेट पर, ठीक है। एट द रेट ऑफ 25,000 आपने 8 लैपटॉप्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में बेच दिया। चेक करने की बात है, जो लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए आपके घर में था, ध्यान से सुनिएगा, जो लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए आपके घर में था ये, और जो लैपटॉप आप अपने ऑफिस में लेके गए थे ये, जो कि आप ऑफिस में लगा चुके हो, लैपटॉप रख चुके हो, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, सही है। ये दोनों चीज तो क्या बन जाएंगी, फाइनल गुड्स। इन दोनों कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे जी, फाइनल गुड्स। घर पे है लैपटॉप, आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वांट्स को फुलफिल कर रहा है। ऑफिस में है लैपटॉप तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, एसेट हो गया आपके ऑफिस का। ये कौन सी कैटेगरी कहलाई, फाइनल गुड्स की कैटेगरी कहलाई। लेकिन ये जो 8 लैपटॉप 25,000 रुपए के रेट पर आप बेच गए हो, लोगों को रीसेल किया है आपने, ठीक है, ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप से आप फर्दर प्रोडक्शन क्या करते, कुछ नहीं, लेकिन लैपटॉप को आपने रीसेल कर दिया, 20,000 में लाए थे, 25,000 में बेच दिया, 5,000 पर लैपटॉप फायदा कमा लिया, ये है आपका इंटरमीडिएट गुड। दिस इज द बेसिक मीनिंग। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। आइए अब डिस्टिंक्शन की बात कर लेते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक होकर इस चीज को समझते हैं। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ओनली, बाय द प्रोड्यूसर्स ओनली। इसके बाद these are used, intermediate goods को देखें तो these are used for producing products और for resale। इंटरमीडिएट गुड्स को या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसको रीसेल कर दिया जाता है। लेकिन फाइनल गुड्स को हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं या हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक प्रिंटर खरीदा आपने, मेरी बात सुनिएगा, एक प्रिंटर खरीदा आपने अपने घर के लिए, तो ये परचेज फाइनल गुड्स होगी। प्रिंटर घर पे लगाया है आपने, तो आप अपनी पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपका फाइनल गुड होगा। एक प्रिंटर आपने ऑफिस के लिए खरीदा, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी फाइनल गुड है। किसी को बेच नहीं रहे हो, वो आपका फाइनल गुड है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ठीक है। 4 प्रिंटर्स आपने खरीदे और, ठीक है, जिसको आप 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहे हो। 4 प्रिंटर्स की परचेज करी आपने, जिसको आप अपने एरिया में 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है जी। एक और एग्जांपल दिया मैंने कंप्यूटर्स के साथ में, एक और एग्जांपल दिया मैंने इसका। तो सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पर आइए। इन इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडिशन कैन बी इजीली मेड। वैल्यू एडिशन की बात समझा दूं मैं आपको। वैल्यू एडिशन, वो 20,000 रुपए का लैपटॉप लाए थे, ठीक है, और उसको आपने 25,000 रुपए के रेट पर रीसेल कर दिया। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ जी, 5,000 रुपए का हुआ। आई बात समझ यहाँ पर, वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर 5,000 रुपए का हुआ। लेकिन फाइनल गुड्स के अंदर यहाँ पर चेक करना जरा, फाइनल गुड्स के अंदर आप 20,000 रुपए का लैपटॉप लेकर आए, आप एक लैपटॉप घर पे रख दिया, एक अपने ऑफिस में रख दिया, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए आप, नहीं कर पाए। टाइम टू टाइम जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करोगे उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है जी, क्योंकि आपने अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए उसको रखा हुआ। ये फर्क है इंटरमीडिएट में और फाइनल। तो पॉइंट मेरा बहुत सिंपल है, थर्ड पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडिशन कैन बी इजीली मेड, फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन कैन नॉट बी मेड, ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सकता। चलिए अगली बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स को जब आप कैलकुलेशन करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आपको समझ आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं किए जाते, लेकिन फाइनल गुड्स को डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। सीधी बात करेंगे,
जो गुड्स आपने अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए रखे हैं, ठीक है, वही गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होंगे। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किए जाएंगे। पॉइंट वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इलस्ट्रेशन देकर मैंने क्लियर किया हुआ है। अब आते हैं अगली बात पर। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए, ब्रेड यूज्ड बाय अ बेकर इन मेकिंग सैंडविचेस, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड होगा। एक बेकर है, सैंडविचेस बनाता है, वो ब्रेड लेकर आता है, तो सैंडविच बनाने में जो ब्रेड है वो एक इनपुट है, ठीक है, और वो सैंडविच बनाकर आपको बेचता है, तो ऑब्वियसली ब्रेड की कीमत में तो नहीं बेचेगा ना, उससे ज्यादा वसूलेगा। तो ब्रेड उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट, क्योंकि ब्रेड का इस्तेमाल वो सैंडविच यानी फर्दर प्रोडक्शन में कर रहा है, तो ब्रेड उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन सेम ब्रेड यूज्ड बाय अ हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड ब्रेड लेकर आकर घर में सैंडविच बना रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, वो ब्रेड उसके लिए फाइनल कंजम्पशन है, क्योंकि वो बेच नहीं रहा, ठीक है। दिस इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, एक मेयर डिस्टिंक्शन था जिसके थ्रू हमने समझने की कोशिश करी ये दो टर्म्स क्या होती हैं। मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं इस डेफिनेशन में, इस डिस्टिंक्शन पार्ट पर, कि नो गुड इज फाइनल, नो गुड इज इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। नेचर ऑफ यूज कैसा है वो बात इस चीज पर डिपेंड करती है कि भाई इनका जजमेंट कैसा होगा, फाइनल और इंटरमीडिएट, ये डिपेंड करेगा इनके यूज के ऊपर, इनके इस्तेमाल के ऊपर। आप ये मत कह देना कोई मशीन थी तो वो फाइनल गुड होगा, ये मत कह देना कोई इंग्रेडिएंट था तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। नो गुड इज इंटरमीडिएट, नो गुड इज फाइनल, जब तक उसका यूज स्पेसिफाइड नहीं है। संचित, कोई डाउट पूछना चाहते हैं? सर तो इस पे ऐसे मतलब केस स्टडी आ सकती है ना कि इसमें ये बताओ कि ये गुड फाइनल है, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं उसमें आप चेक करेंगे, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। एक एग्जांपल, जैसे कि आपने एयर टिकट परचेज किया, दिल्ली टू मुंबई जाने का आपने एयर टिकट परचेज किया, सो एयर टिकट परचेज बाय अ हाउस होल्ड, ये फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा? संचित? इंटरमीडिएट सर, क्योंकि इंटरमीडिएट कैसे? इंटरमीडिएट कैसे? आप एयर टिकट अपने लिए खरीद रहे हो बेटा, ना, हाँ जी सर, फाइनल होगा ना, आप यूज करोगे ना, तो ये फाइनल गुड माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे एक मोबाइल फोन का शोरूम है, मेरा मोबाइल फोन का मेरा एक शोरूम है, मैंने 25 मोबाइल फोन्स खरीदे, 25 मोबाइल फोन्स मैंने परचेज करे, ठीक है, तो बताइए मोबाइल फोन की परचेज मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है? इंटरमीडिएट है सर, क्योंकि वो शोरूम है आपका बेचने के। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब वो जो परचेज किया है मैंने, वो रीसेल पर्पस के लिए किया है। मोबाइल फोन 25 मोबाइल फोन खरीदा मैंने, जिसको आगे मैं अपने प्रॉफिट लगाकर उसको बेचूंगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो क्या है, रीसेल पर्पस के लिए है, सो दैट्स व्हाई वो इंटरमीडिएट गुड बनेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड, तो वो आपका फाइनल गुड हो गया। वॉशिंग मशीन परचेज बाय अ ड्राई क्लीनर, वो भी उसके लिए फाइनल गुड होगा। एक ड्राई क्लीनर है, अगर ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है किसी का, उसने वॉशिंग मशीन परचेज करी है, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है ना बेटा। वो आपको वॉशिंग मशीन थोड़ी दे देता है कि भाई इसी से धोया था, इसी इसको भी ले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट है उसका। लेकिन वॉशिंग मशीन परचेज बाय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, वॉशिंग मशीन परचेज बाय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, वो उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो बेचेगा, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, उसका काम है वो बेचना खरीदना, वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो गया। फैक्ट्स चेक करिएगा, कोई भी गुड उसके यूज के थ्रू पता लगा पाएंगे कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है। इफ देयर इज एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले डिस्टिंक्शन पर चलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं बेटा, ठीक है। स्टॉक और फ्लो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फिनोमेना, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फिनोमेना अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चेक किया जाता है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फिनोमेना अगर
एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान चेक किया जाता है तो हम उसे फ्लो कहते हैं। मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा, जैसे आज डेट है आपकी क्या 24th जी, आज डेट है आपकी क्या 25th से 25th ऑफ जुलाई 2020। अभी समय हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, मान लीजिए 13:21, 1:21 पर मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको, इस चीज को आप क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, इसको आप बोलेंगे स्टॉक। लेकिन 25 तारीख को मैंने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये हो गया टाइम फ्रेम 1 o'clock to 2 o'clock, 1 बजे से 2 बजे तक जो मैंने पढ़ाया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्लो वेरिएबल। ये चीज समझनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। और उसी वेरिएबल को या उसी कॉन्सेप्ट को एक गिवन टाइम फ्रेम में चेक करते हो तो वो फ्लो कहलाता है। एक और इलस्ट्रेशन है मेरे पास में, एक और इलस्ट्रेशन है। लेट्स सपोज दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। अगर आप देखें तो ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स में कवर अप किया जाता है। ठीक है, आप कार से जा रहे हो दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 घंटे में पूरा किया है। इसमें स्टॉक भी है और फ्लो भी है, आइडेंटिफाई करेंगे। कोई बताना चाहेगा मुझे? इसमें स्टॉक भी है और फ्लो भी है बेटा, ध्यान से। जो डिस्टेंस होगा, ये जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्क्रीन पर चेक करिए, ये क्या है आपका स्टॉक। दिस इज स्टॉक। पता है इसको स्टॉक बोलेंगे क्यों? क्योंकि 300 किलोमीटर के उस माइलस्टोन पर जाकर आपने नोटिस किया, एट दिस पॉइंट दिल्ली से जयपुर, ये चीज यहां पर, ठीक है, वो है 300 किलोमीटर। वो उस पॉइंट पर जाकर आप नोटिस कर रहे हो कि इतना डिस्टेंस हमने कवर अप किया, और कितने ड्यूरेशन में कवर अप किया। ये जो टाइम है 5 आवर्स, ये कहलाएगा आपका फ्लो। कितने टाइम, मान लो 12 बजे चले थे, शाम को 5 बजे पहुंचे हो, ठीक है, ये टाइम आपका कहलाएगा फ्लो। ठीक है, सो मैं अपनी वापस उस पॉइंट पर आता हूं और बात करता हूं कि स्टॉक का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट जो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक किया जाता है। फ्लो का मतलब जो गिवन टाइम पीरियड में चेक किया जाता है। ये इसका पहला पॉइंट है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। इसी चीज को डेफिनेशन भी बोला गया है। एक और चीज समझिए, स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन क्यों? क्योंकि इधर देखो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें चेंज है ही नहीं, यहां पर जो है वही है, फिक्स्ड। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन होगा तो चेंज होगा, यहां पर कोई चेंज अलाउड नहीं। लेकिन फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस पीरियड के बीच में जो भी चेंजेस हैं हम उनको पढ़ रहे हैं, तो इट हैज अ टाइम डायमेंशन। इस डेट से लेकर से 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये टाइम डायमेंशन है। पर अगर मैं सिर्फ 25 जुलाई की बात करूं, सिर्फ आज की तारीख की बात करूं, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। ये आपका सेकंड पॉइंट। और इसी चीज से मैंने जो वर्ड यूज किया ऊपर वाले उसमें कि वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो उसको स्टैटिक बोलेंगे, और जो चेंज हो सकता है वो डायनेमिक है। राइट, जो बदल रहा है वो डायनेमिक है, जो फिक्स्ड है वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? स्टॉक। और डायनेमिक कौन सा हुआ? फ्लो। और लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान से, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट नहीं बिका, इसको आप चेक कर रहे हो कब से? एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 नेक्स्ट ईयर आप ये चेक कर रहे हो कि आपकी कंपनी में इतना सामान नहीं बिका। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। किस दिन चेक कर रहे हो? 31।
आपने चेक किया 1 अप्रैल 2020 में कितना सामान नहीं बिका था, दिस इज ओपनिंग स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये चेक कर रहे हो कैपिटल कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2015 को आपने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें आपने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे, वो क्या है, कैपिटल। 50 लाख रुपए लगाए इस तारीख को बिजनेस शुरू करने के लिए, ये क्या है आपका कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस दिन आपने पैसा लगाया। अब बात करें चेंज इन स्टॉक की। चेंज इन स्टॉक होता है क्या, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। डेट को चेक कर लो जरा कि भाई इस 31 मार्च 2021, ठीक है, माइनस 1 अप्रैल 2020, जो भी वैल्यू है दिस विल बी योर चेंज इन स्टॉक। एक टाइम पीरियड दे रखा है चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए, टाइम पीरियड है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए यहां पर देखिए कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल थी 50 लाख और आज इधर समझिए, आज 25 जुलाई 2020 को आपकी कैपिटल हो चुकी है 1.5 करोड़। सर कितने का एडिशन किया आपने, जो एडिशन किया ना कैपिटल में वही एडिशन कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन, उसी को क्या कहते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। 1 अप्रैल 2015 से लेकर के आज की तारीख तक, आज की टिल डेट, आज की तारीख तक आपने कितना कैपिटल में एडिशन किया, ये है कैपिटल फॉर्मेशन, ये कहलाता है फ्लो जो गिवन टाइम पीरियड के बीच में होगा। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। स्टॉक फ्लो के बीच में डिफरेंस था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जांपल के तौर पर अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस सेकंड में जो मैंने पढ़ाया आपको, ये है स्टॉक। और इस आज की पूरी क्लास में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए आपको, ये है फ्लो। इससे सिंपल कुछ नहीं कर सकता मैं। ये आपका डिफरेंस था, सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इफ दिस इज क्लियर, हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। अगला डिफरेंस देखिए, फैक्टर एंड ट्रांसफर, फैक्टर इनकम ट्रांसफर। हाँ जी बोलिए सर। जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जो स्टैटिक वाला पॉइंट था, सेकंड थर्ड वाला, वो एक और बार समझा दीजिए पिछले वाले में। एक सेकंड। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल, सॉरी कौन सा, स्टैटिक एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वाला ना, मैं वही चीज समझा रहा हूँ। यस सर, वही चीज समझा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को। जब किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चेक करते हैं, इस पॉइंट पर आपने इसको चेक किया, यानी इसमें चेंजेस नहीं है, तो ये क्या है, फिक्स्ड है। इसीलिए इसका एक और डायमेंशन हुआ, एक और इसको हमने पॉइंट फीचर के तौर पर बनाया कि इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जो चेंज नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं है। टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन इट हैज अ टाइम डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम फ्रेम है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके बीच के चेंजेस को आप पढ़ रहे हो, तो इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, राइट? यस सर। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है हमारा बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ध्यान से पढ़िएगा, जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, आपने मेहनत किया, बदले में पैसा मिला, ये नेचर कहलाएगा बायलेटरल। क्या कहेंगे? बायलेटरल। और दूसरा होता है आपने बदले में कुछ नहीं किया, बदले में मतलब इन रिटर्न आपने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ मिल गया, ये कहलाता है यूनिलेटरल। सामने वाले ने आपके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने किया एक तरफा, ये कहलाता है यूनिलेटरल। सही? अब समझिए, बायलेटरल क्या होता है, आपके पास जमीन थी, जमीन, लैंड, अपनी मेहनत से आपने वो लैंड क्या किया, परचेज किया, अपनी मेहनत के पैसे से कभी वो लैंड आपने परचेज किया था। आज उस लैंड को किसी कंपनी को दे दिया आपने कि भाई तुम लोग, तुम मेरी लैंड पर प्रोडक्शन करो, पैसा कमाओ। बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अपनी मेहनत का पैसा जो आपने लैंड परचेज करने में लगाया, उस लैंड को आपने रेंट पर दे दिया, बदले में इनकम आई, क्या कहलाएगा?
रेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा सुनो, लेबर, आप किसी फैक्ट्री में जाकर काम करते हो, अपनी मेहनत देते हो किसी फैक्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बदले में क्या मिलेगा? वेजेस। सही है। एक और सुनो, अपनी मेहनत का पैसा, जो आपने कहीं से पैसा कमाया मेहनत का, ठीक है, और उस पैसे को आपने किसी दूसरे इंसान को दे दिया, बैंक को दे दिया या किसी कंपनी को दे दिया कि तुम यूज करो, बदले में तुम्हें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। भाई किसी का भी पैसा, तुम आज बैंक का पैसा अपनी जेब में रखते हो, बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो ना। सिमिलरली तुम्हारा पैसा कोई भी यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए, तुम्हें बदले में मिलना चाहिए इंटरेस्ट। बदले में मतलब मैं बोल रहा हूँ बायलेटरल है। ठीक है, अच्छा, आपने अपना पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, रिस्क लिया एक बिजनेस के अंदर, बदले में क्या मिला? इन रिटर्न आपको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। ये तो मैंने बात बताई कि आपने मेहनत करके जो चीजें कमाई हैं उनको हम बायलेटरल नेचर बोलते हैं, और यही कहलाता है फैक्टर इनकम। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम, जो कि रेंट, वेजेस, पहला पॉइंट पढ़िए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका फैक्टर इनकम कहलाता है, ये चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन दूसरा समझो, आप घर पे बैठे हुए थे, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको डोनेशन मिल गया। आपने कुछ नहीं किया, आपको डोनेशन मिल गया, या आपको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, या ओल्ड एज पेंशन मिल गया, ठीक है, या सब्सिडी मिल गई सरकार की तरफ से। बदले में आपने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मिल गया आपको? स्कॉलरशिप। क्या आप कहेंगे स्कॉलरशिप सर हमने क्यों नहीं किया? हमने अच्छी पढ़ाई करी है। देश के लिए नहीं, अपने लिए। मान लो 2020 में आप बहुत मन लगा के पढ़ते हो और आपके परसेंटेज आ जाते हैं 100%। देश के लिए आपने इस साल कुछ नहीं किया। 2020 में कंट्री के लिए इस साल आपने कुछ नहीं किया। आपने जो पढ़ाई करी अपने अपने लिए करी है। हाँ, आने वाले ईयर्स में इस पढ़ाई का रिटर्न मिलेगा देश को, अगर आप दूसरी कंट्री में नहीं गए तो। ठीक है जी, तो आने वाले ईयर्स में इस कंट्री को आपकी पढ़ाई का रिटर्न मिलेगा। जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन अफसोस, इस ईयर में आपने सिर्फ अपने लिए अच्छी पढ़ाई करी, जिसको सपोर्ट करने के लिए देश की जनता, देश की गवर्नमेंट ने आपको क्या किया? स्कॉलरशिप दिया, यानी यूनिलैटरल पेमेंट। आप रिटायर होके घर बैठे हो, सरकार आपको पेंशन दे रही है। दिस इज व्हाट यूनिलैटरल, वन साइडेड, एक तरफा। समझ आया? नेक्स्ट वन, फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इट इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो फैक्टर इनकम आपको मिलती है वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले मिल रही है आपको। याद करो, आपने जमीन दी थी, बदले में रेंट मिला। आपने मेहनत, लेबर दिया था, बदले में वेजेस मिला। आपने कैपिटल यानी पैसा दिया था, बदले में इंटरेस्ट मिला। आपने रिस्क, अपना रिसोर्सेज दिया, दिमाग दिया, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बदले में क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो सर, आफ्टर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज यू आर गेनिंग समथिंग। ठीक है जी, ये फैक्टर इनकम है। लेकिन ट्रांसफर में क्या है? इट इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कुछ नहीं किया, विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है सिर्फ। दिस इज यूनिलैटरल, दैट इज वन साइडेड। और अब आइए ये वाली बात, फैक्टर इनकम कमाया हुआ पैसा होता है, इसीलिए इसको अर्न्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लेकिन ट्रांसफर इनकम कमाया हुआ नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड कॉन्सेप्ट, यानी रिसीट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, फैक्टर इनकम बायलेटरल पेमेंट है और ट्रांसफर इनकम एक यूनिलैटरल पेमेंट है, जो कि वन साइडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज यहां पर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है यहां पर कि इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ कमाया हुआ पैसा काउंट करते। मेरी ये वर्डिंग्स यहीं पर अपने दिमाग में बैठा लो। नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ कमाया हुआ पैसा ही काउंट किया जाता है, ट्रांसफर्स काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, ट्रांसफर्स काउंट लिखा भी हुआ है यहाँ पे डिस्टिंक्शन में, काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ कमाया हुआ पैसा ही काउंट किया जाएगा। ये था फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम के बीच में डिस्टिंक्शन। अगर एग्जामिनेशन में हम कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार इस तरीके की भी चीजें देते हैं, हम एग्जामिनेशन में आपको पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस फैक्टर पेमेंट एंड
ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के बीच में भी डिस्टिंक्शन पूछते हैं, क्लियर? तो डिस्टिंक्शन का कोई पैरामीटर, यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन मैंने लिखा हुआ है ना, इसमें कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा। आप फैक्टर पेमेंट बोलिए या फैक्टर इनकम बोलिए, एक ही बात है। ट्रांसफर पेमेंट बोलिए या ट्रांसफर इनकम बोलिए, वो एक ही सेंस है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कोई पॉइंट यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, ये आपने पढ़ा थर्ड डिफरेंस जो यहाँ पर समझाया गया आपको फैक्टर और ट्रांसफर के फॉर्म में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्टिंक्शन की तरफ, जिसके लिए आपको पहले ये टर्म, ये लॉजिक समझना जरूरी है। इसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कहने को तो एक स्टैटिस्टिकल टूल है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके जरिए आप ये चेक करने की कोशिश करते हो कि टाइम टू टाइम बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल सुनिए मेरे से। मान लीजिए 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप अपनी मंथली इनकम का 30,000 रुपया खर्च करते थे, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर 2017 में आप अपनी मंथली इनकम का 30,000 स्पेंड करते थे, ठीक है? और आज 2020 में आप वही मंथली एक्सपेंडिचर अपनी इनकम का कर रहे हो 45,000। समझ आई मेरी बात? 2017 में जिन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए आप 30,000 रुपए देते थे, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को उसी क्वांटिटी में खरीदने के लिए आज 2020 में 45,000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है? इसको चेक करने के लिए हमने एक स्टैटिस्टिकल टूल डेवलप किया जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता क्या है आप समझिए। इट रेफर्स टू अ टूल व्हिच मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्राइस समय समय पर कितना बदल रहा है, इसको चेक करने के लिए एक पैरामीटर है जिसको आप जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जी हाँ, ये वही पैरामीटर है जिसको 11th क्लास में आपने प्राइस इंडेक्स के तौर पर पढ़ा था। अब कौन से चैप्टर में पढ़ा था? उस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। रिमेंबर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था और प्राइस इंडेक्स में कुछ इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अगर याद हो तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, into 100 is equal to what? P01। P01 मतलब इसको बोलते हैं आप प्राइस इंडेक्स, इसको आप प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। P1 का मतलब होता है, अब समझ लीजिए, मैं फॉर्मूला पूरा डिस्क्लोज कर रहा हूं। P1 का मतलब होता है प्राइस इन करंट ईयर, Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी इन करंट ईयर, P0 का मतलब होता है प्राइस इन बेस ईयर और Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी इन करंट ईयर, ठीक है? अच्छा, 2017 को अगर आप यहां पर देखें तो ये आपके लिए कौन सा ईयर माना जाएगा? इसको हम बोलेंगे बेस ईयर, ठीक है? और 2020 जो अभी चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर, ठीक है? तो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में करंट ईयर के अंदर प्राइसेस में कितना चेंज आया, ठीक है? इस बात को चेक करने के लिए आप ये फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी, जो कि ये होता है, ये वाला समेशन P1 Q1, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। रियल जीडीपी होता है P0 Q1 इनटू 100। अभी ये रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है मैं समझाने वाला हूं, पर अभी के लिए आपने सिर्फ इतना समझा, जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are included in GDP, which are included in GDP. This is the statistical measure। और अब मेरे को समझाना है ये नॉमिनल और जीडीपी वाला, नॉमिनल और रियल वाला फंडा क्या है, ठीक है? एक सेकेंड यहां देखिए, एक डिस्टिंक्शन है आपके सामने। इस डिस्टिंक्शन को मैं शुरू करूं उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा पहले कि छोटा सा, एक सेकेंड दीजिए, जी हाँ,
बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं 2000, ध्यान से, 2019 की बात करता हूं और 2020 की बात करता हूं। दोनों में से जो ईयर बीत गया है, बीत गया यानी उसको हम बेस ईयर कहेंगे, और जो चल रहा है उसको हम करंट ईयर कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं, जिसको आप स्क्रीन पर प्लीज देखते रहिए, जिसको आप जीडीपी भी कहते हो, वो हमेशा और हमेशा यहाँ पर करंट ईयर की कंसीडर करी जाएगी। कौन से ईयर की? करंट ईयर की कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी करंट ईयर की। अब प्राइस की बात करते हैं। प्राइस करंट ईयर का और बेस ईयर का प्राइस। तो सर करंट ईयर का प्राइस 2019 में यानी 2019 में करंट ईयर का प्राइस जो था वो अब चेंज नहीं हो सकता। इसका प्राइस क्या है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन 2020 में, 2020 में अभी जो प्राइस चल रहा है, वर्ड्स पे फोकस करिएगा, अभी जो प्राइस चल रहा है वो चेंज किया जा सकता है। वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है, यानी वो चेंजेबल फैक्टर है। मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया, 2020 2019 में से 2019 आपका बेस ईयर होगा और 2020 आपका करंट ईयर होगा। ठीक है, अगर 2019 के प्राइस को आप चेक करें यहाँ पर तो वो कांस्टेंट है कैरेक्टर उसका, और 2020 के प्राइस को चेक करें तो उसका कैरेक्टर चेंजेबल है। अगर हम क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं यानी जीडीपी को चेक कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी है। सर करंट ईयर की क्वांटिटी है, आप सब लोग चेक करो, अगर करंट ईयर की क्वांटिटी है तो करंट ईयर का कैरेक्टर क्या है हमारा? चेंजेबल ना। चेंजेबल में दोनों चीजें होती है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है, चेंज का मतलब डिक्रीज भी होता है। और अगर कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। इतनी बात अगर समझ नहीं आई किसी को तो बताइए। मैं क्योंकि जो बताने जा रहा हूं वो इसका क्रक्स है, यही इन्हीं डिफरेंस का जो आपके सामने डिफरेंस है उसका क्रक्स है जो मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया इसमें किसी को कोई समस्या? सर ये पार्ट एक बार रिपीट कर दो। ये पार्ट बेटा ध्यान से सुना करें, अगर कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ध्यान से सुना करें बेटा, जो भी चीज समझाई जाती है। 2019 चेक कर लीजिए फिर से एक बार सभी लोग। मैं प्रणीत आपके लिए और सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिर से ये बताने जा रहा हूं। सबसे देखिए यहां पर सबसे पहले 2019 में देखें, 2019 और 2020 तो बी, बिल्कुल बहुत सिंपल करके समझा रहा हूं, बहुत बेसिक। बी का मतलब बीत गया, हिंदी में कहें बीत गया तो बी, जिसको हम कहेंगे बेस ईयर। सी यानी चल रहा है तो वो हो गया हमारा करंट ईयर। ठीक है, प्राइस की बात करते हैं बेटा, प्राइस और क्वांटिटी हमें लेना है यहाँ पर, प्राइस और क्वांटिटी लेना है। अगर मैं कहूं कि आप अपनी इनकम का गुड्स एंड सर्विसेज पर कितने रुपए खर्च करते हैं तो ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे, आप इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही करेंगे ना। प्राइस इनटू क्वांटिटी विल बी इक्वल टू योर टोटल एक्सपेंडिचर, यही किया जाएगा ना। तो हमें दो फैक्टर लेने हैं, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी, ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर तक पहुंच सकें। आइए यहां पर समझिए, प्राइस की बात करें, जो बीत गया है, जो ईयर बीत गया, ठीक है, मान लीजिए ये पेन, ठीक है, मान लीजिए इस डिजिटल पेन की कीमत लास्ट ईयर जो थी वो थी 200 रुपए, 200 रुपीज। समझिए, इस डिजिटल पेन की कीमत लास्ट ईयर थी 200 रुपए और अभी जो है वो चल रही है 360 रुपए। सुनना मेरी बात, 2019 में इस पेन की कीमत थी 200 रुपए और 2020 में इस पेन की कीमत अभी चल रही है 360 रुपीज। अब ये बताइए कौन सा फैक्टर चेंजेबल है? लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर इस पेन का प्राइस था, कितना था? 200 रुपए। तो बेटा तो 200 ही रहेगा ना, अब थोड़ी चेंज हो जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर तो बीत गया। लेकिन अभी 2020 में जो कि करंट ईयर है उसमें भी प्राइस चल रहा है 360, चल रहा है 360। ये बढ़ भी सकता है सर, ये 400 भी हो सकता है
और ये शायद 300 भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? और जीडीपी की जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो करंट ईयर की बात कर रहे हैं। जीडीपी यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी हमेशा और हमेशा हम करंट ईयर की लेंगे, और करंट ईयर का कैरेक्टर है चेंज हो सकता है। करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। जो बीत गया प्राइस, जो बीत गया यानी पिछले साल की प्राइस की बात करें, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब सबको समझ आ गया? प्रणीत क्लियर है बेटा? यस सर। ऑलराइट, प्रणीत क्लियर है? प्रणीत क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं सब लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अब रियल मीनिंग है। जीडीपी और जीडीपी रियल है, ये नॉमिनल है, इसका डिस्टिंक्शन करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। रियल जीडीपी का मतलब क्या होगा? रियल जीडीपी का सेंस क्या होगा? प्राइस BY, बेस ईयर का प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करंट ईयर की। बेस ईयर का प्राइस जो कि क्या था? कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होगा, उसको अगर करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि चेंज हो सकती है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका रियल जीडीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल जीडीपी कहलाएगा। अब यही चीज नॉमिनल जीडीपी के लिए आई है। नॉमिनल जीडीपी के लिए समझिए कि अगर करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए करंट ईयर की क्वांटिटी से, ठीक है, करंट ईयर का प्राइस जो कि कैरेक्टर रखता है चेंज, और यहां पर करंट ईयर की क्वांटिटी का कैरेक्टर भी चेंजेबल है। सुनिए मेरी बात, जीडीपी का इवैल्यूएशन, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं मैं, डिस्टिंक्शन का फर्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं। जीडीपी का इवैल्यूएशन यानी, इधर देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएशन अगर बेस ईयर के प्राइस पे किया जाए तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का इवैल्यूएशन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएशन जो जीडीपी में है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी में इंक्लूडेड है, अगर उनका इवैल्यूएशन बेस ईयर के प्राइस पे किया जाए, पिछले साल के प्राइस पर, जो कि कांस्टेंट है, तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो रियल जीडीपी कहलाएगा। और अगर उसी जीडीपी का, आइए यहां पे समझते हैं, उसी जीडीपी का इवैल्यूएशन, उसी क्वांटिटी का इवैल्यूएशन अगर अभी के करंट ईयर के प्राइस पर, जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है, उस पे किया जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा। इसके पीछे की जो बैकग्राउंड था कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये मैंने पहले इसीलिए समझाया ताकि ये बात आपको समझ आ सके। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, अगर उनका इवैल्यूएशन बेस ईयर यानी पिछले साल के प्राइस पर किया जाए, यानी कांस्टेंट प्राइस पर किया जाए, तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। और अगर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएशन करंट ईयर के प्राइस पे किया जाए, जो कि करंट ईयर का प्राइस है, जो चल रहा है, तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। ये मेरा पहला पॉइंट है। इसी को एक्सटेंड करते हुए सेकंड पॉइंट पर आते हैं और बात समझते हैं। यहां देखिए, कैसे बताऊं, चलो ऐसे समझाता हूं इसको दोबारा से। रियल जीडीपी प्राइस था, ध्यान से देखिए, प्राइस था 20 और क्वांटिटी हमारी थी 2000। बेटा क्वांटिटी, एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्वांटिटी 2000 जो कि करंट ईयर की है। तो जो मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आप समझ जाओ उसका जो कैरेक्टर है वो चेंजिंग है, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी पे आइए, नॉमिनल जीडीपी पे, नॉमिनल जीडीपी प्राइस एंड क्वांटिटी मैंने कंसीडर किया। देखिए, प्राइस अभी जो चल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अभी चल रहा है वो है 30 रुपए, और क्वांटिटी कितनी है हमारी? क्वांटिटी हमारी वही है 2000, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा सर, मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा रियल जीडीपी। कितना मिलेगा रिजल्ट? 40,000।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो नॉमिनल जीडीपी मिलेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा 60,000। इतना मैंने अभी पहले पॉइंट में समझाया, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर, जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें करी हैं। आइए, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस तो चेंज ही नहीं होगा ना, प्राइस तो बेस ईयर का चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पर जो पी है वो बेस ईयर का है, वो तो चेंज ही नहीं होगा ना, ठीक है। और क्वांटिटी की बात करें सर, क्वांटिटी ना हमारी कितनी हो गई है, मान लीजिए 5,000 हो गई है। जीडीपी हमारा बढ़ गया, करंट ईयर का ले रहे हैं, करंट ईयर, क्योंकि चेंज हो सकता है। जीडीपी बढ़ गया 5,000 हो गया, सही है। तो हमारा जो रिजल्ट आया सर वो 1 लाख आया, 1 लाख रियल जीडीपी, 1 लाख। पहले कितना था रियल जीडीपी 40,000, अब कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। बस अब आते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आइए। अगर मैं प्राइस की बात करूं, करंट ईयर का प्राइस है सर, करंट ईयर का प्राइस जो कि चेंज हो सकता था, है ना, चेंज हो सकता था, और ये करंट ईयर का प्राइस चेंज होगा 40 हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 40 हो गया, सही है। और क्वांटिटी तो मैंने बताया है आपको, करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे हैं, देखो क्वांटिटी कितनी हो गई है, इधर देखो स्क्रीन पर 5,000, तो करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी हो गई है 5,000। सर रिजल्ट कितना आया, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये जो चीज मैंने बताई है ये इसलिए बताई है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। अब आइए मेरे पॉइंट की तरफ। रियल जीडीपी को आपने चेंज होता हुआ देखा, 40,000 से रियल जीडीपी आकर 1 लाख पे पहुंच गया। एक बात बताएंगे किसकी वजह से? कोई बता रहा है मुझे किसकी वजह से? क्वांटिटी की वजह से। वेरी गुड, प्राइस तो सेम है ना, प्राइस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 60,000 से नॉमिनल जीडीपी 2 लाख पहुंच गया, इसकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी दोनों फैक्टर्स। यही मेरा सेकंड पॉइंट है जिसमें लिखा गया है इट इज अफेक्टेड, रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, बट नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। अफेक्टेड बाय लिखा हुआ है, आप लोग लिख कर आते हो रियल जीडीपी अफेक्ट्स क्वांटिटी ओनली, नॉमिनल जीडीपी अफेक्ट्स बोथ, अफेक्ट्स नहीं, अफेक्टेड बाय उसको अफेक्ट नहीं करता रियल जीडीपी, उससे अफेक्ट होता है। एक्टिव फैक्टर नहीं है रियल जीडीपी, पैसिव है। समझ रहे हो मेरी बात? कि आप उसको नहीं चेंज करते, उसकी वजह से आप पर इफेक्ट पड़ता है, आप पैसिव हैं। आप पॉइंट क्लियर है मेरा? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोबारा से मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी। और आइए थर्ड पॉइंट को चेक करें। ये एक्सटेंशन माना जाता है, खाली ड्रैग करके बताया गया है कि कौन सा बेस्ट इंडेक्स माना जाएगा। मैं आपको वापस से आपके सामने रखता हूं ये बात। रियल जीडीपी जो होता है ना, रियल जीडीपी मिटा दिया चाहिए था मेरे को, खैर वापस करता हूं मैं। रियल जीडीपी जो है वो बेस्ट इंडेक्स माना जाता है। बेस्ट इंडेक्स किस चीज का? इकोनॉमिक ग्रोथ का। आप देखिए, आप यहां पर इस चीज को देखिए, आर जीडीपी मतलब रियल जीडीपी 40,000 था, कितना हो गया था 1 लाख हो गया था। इंक्रीज हुआ कितने का? 60,000 का। इसको हम मेजर करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्टर है रियल जीडीपी को चेंज करने वाला, जो फैक्टर था बेटा, वो था क्वांटिटी। क्वांटिटी माने जीडीपी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? जीडीपी बढ़ रहा है। तो सर जीडीपी बढ़ेगा, कितने से फर्क पड़ा इनकम पर? 60,000 से फर्क पड़ा। इसका मतलब वी आर ग्रोइंग। बेस्ट इंडेक्स है, बेस्ट इंडेक्स है इन ऑर्डर टू जज कि वेदर वी आर ग्रोइंग और नॉट। समझिए मेरी बात? क्योंकि इसमें रियल जीडीपी में एक फैक्टर बोलेंगे जिसको प्राइस कहा जाता है, वो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। तो एक फैक्टर कांस्टेंट है जो नहीं बदला, एक ही फैक्टर बदला सर, क्या? क्वांटिटी, जिसके थ्रू हम ये समझ गए क्वांटिटी बढ़ी है यानी जीडीपी बढ़ा है। और जीडीपी बढ़ने से आपको 60,000 करोड़ का जो भी वैल्यू है, 60,000 का फायदा हुआ है। दैट मींस कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बट व्हाट अबाउट नॉमिनल? नॉमिनल जीडीपी का क्या सर? नॉमिनल जीडीपी में क्या था? 60,000 था पहले, फिर कितना हो गया था? 2 लाख हो गया 2 था। लाख। हमें नहीं पता था कि सर वो प्राइस की वजह से फर्क पड़ा है या क्वांटिटी की वजह से फर्क पड़ा है। क्वांटिटी की वजह से हमारा ये इंक्रीमेंट हुआ है या प्राइस की वजह से हुआ है?
हम नहीं क्लैरिफाई कर सकते थे इस बात को। दैट इज व्हाई हमने नॉमिनल जीडीपी को एक बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं माना। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी डजंट प्रोवाइड एनी क्लैरिटी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे हो मेरी बात? ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है बेटा, ध्यान से, इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए मैं अब आता हूं इस पॉइंट पर। लास्ट वाला पॉइंट मेरा फॉर्मूला है। अगर आप नहीं भूले हैं इस पार्ट को जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था, ये फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स। अगर ये फॉर्मूला नहीं भूले हो तो इसी फॉर्मूले से आप नेक्स्ट फॉर्मूला रियल जीडीपी का बना सकते हो। यानी रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सिमिलरली आप नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला यहां से बना सकते हो। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100। ये चीज है जी, ये लास्ट पॉइंट है हमारा जिसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, क्लैरिटी है इस डिस्टिंक्शन की। लास्ट पॉइंट देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने और कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला पीछे पढ़ाया वही चीज है। इसीलिए मैंने पहले जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा दिया, अब मैंने पढ़ाया आपको इसका डिस्टिंक्शन की नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। एक कंफ्यूज करने के लिए हम एग्जाम में एक चीज देते हैं, मैं आपको बता देता हूं अभी से। जीडीपी की जगह ना हम आपसे ऐसे पूछेंगे, देखिए हम आपसे पूछेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीएनपी एंड नॉमिनल जीएनपी। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्टिंक्शन कराया गया है रियल और नॉमिनल के बीच में डिस्टिंक्शन कराया गया है, ठीक है, जहां जहां जीडीपी है वहां वहां जीएनपी लिख दीजिएगा, कोई चेंज नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल फंडा। ठीक है, जीडीपी का हमने कोई रिलेशन नहीं देखा यहाँ पर, हम यहाँ रियल फैक्टर और नॉमिनल फैक्टर के बीच में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। हमारा एसोसिएट फैक्टर जीडीपी था, अगर वो एसोसिएट फैक्टर जीएनपी हो जाता है तो हम जीएनपी लेकर चलेंगे। मेन फैक्टर चेंज नहीं हुआ है, मेन प्रोसेस वही है, रियल एंड नॉमिनल। जीडीपी पूछा है तो जीडीपी लिखेंगे, जीएनपी पूछा है तो जीएनपी लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं। आई होप ये बात आपको समझ आई, ये डिस्टिंक्शन आपने क्लियर किया, इसको समझा। अब इसके बाद समझते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्शन का पार्ट क्लोज हो रहा है, इसी को फाइनली क्लोज करूंगा मैं एक पॉइंट के साथ में, जो ये इज जीडीपी और जीएनपी, चाहे जीडीपी बोले या जीएनपी बोले, क्या वो एक करेक्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक वेलफेयर का? क्या जीडीपी सही इंडेक्स है इकोनॉमिक वेलफेयर का? मेरी बात को सुनिएगा, और जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में जरूरी होती हैं और आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी ये समझने के लिए। देखिए, जो एक सेकेंड जी, जो एक फैक्टर होता है ग्रोथ, ये होता है शॉर्ट टर्म। ग्रोथ होता है सर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब आपका जीडीपी बढ़ गया तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई होगी, तो देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जीडीपी बढ़ा, ध्यान से समझिएगा, जीडीपी बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ी, इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है। ये एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या होता है आपको समझाता हूं। लॉन्ग टर्म सिनेरियो होता है, वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है वो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस चेंज की बात करते हैं। और सर यहां जो चेंज है ना, वो देखिए, वो है आउटलुक प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का नजरिया और लोगों का रहन सहन का जो स्तर है, स्तर मतलब जो स्टैंडर्ड है, दैट इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो विच इज द लॉन्ग टर्म फिनोमेना, ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रोथ उसका एक पार्ट है जो शॉर्ट टर्म। भाई इस साल हमने पिछले साल से ज्यादा गुड्स बनाए तो ज्यादा इनकम मिल गई, तो वी आर ग्रोइंग।
बस शॉर्ट टर्म फिनोमेना। लेकिन ये जो चेंज है, यहां पर समझिए, ये जो चेंज लिखा हुआ है, एजुकेशन आती है इसके अंदर, साफ पीने का पानी, हेल्थ केयर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इन सबको हम कंबाइन करके चेंज की बात करते हैं। व्हाट अबाउट द सोशल आउटलुक, सामाजिक नजरिया क्या है? हम इन सब चीजों को अगर कंसीडर करते हैं तो ये चेंज होता है, और ये एक साल में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ये सोचे कि इस साल हम एजुकेशन पर फोकस करें और अगले साल पूरा देश एजुकेटेड कहलाएगा, नहीं हो सकता। इस साल हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश करें, अगले साल गरीबी मिट जाएगी, नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, हमें लगता था इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नहीं, अलग अलग होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है एंड डेवलपमेंट इट्स अ लॉन्ग टर्म सिनेरियो। सो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में अगर आप ये आउटलुक, सुनिए मेरी बात सुनिए, आउटलुक प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आप ये दोनों वर्ड एक साथ समझना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, दैट इज इक्वल टू इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है वर्ड? इकोनॉमिक वेलफेयर। आउटलुक प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए पैसा है आपके पास, आपके देश में पहले से ज्यादा पैसा आ गया, आपका देश ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन वो पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर बूस्ट होगा? नहीं होगा। मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, खुद ही जवाब दे रहा हूं। आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी में लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां आइए, पिछले साल आपकी इकोनॉमी ने से 200 करोड़ कमाए। छोटा सा फिगर मैं लेके चलता हूं, छोटा सा फिगर लेके चलता हूं। आपकी इकोनॉमी ने पिछले साल 200 करोड़ कमाए, इस ईयर आपकी इकोनॉमी ने 500 करोड़ कमाए। सर 300 करोड़ का फायदा हुआ। 300 करोड़ का फायदा, इसका मतलब कि नेशनल इनकम बढ़ गया, इसका मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है ना? अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताइए, ये जो 300 करोड़ का फायदा है, क्या सभी लोगों तक पहुंचा? अगर ये 300 करोड़ का फायदा हमारे देश के सिर्फ रिच सेक्शन के पास ही रहा और पुअर सेक्शन तक नहीं पहुंचा, इन लोगों के पास इसका 280 करोड़ रुपए आ गया और इनके पास महज 20 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन इवन है? क्या ये इनका वेलफेयर बढ़ा? नहीं। ये मेरा पहला डिस्कशन के लिए पॉइंट आता है। क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, क्या जीडीपी वेलफेयर को मेजर करने का एक सही तरीका है, एक सही इंडेक्स है? आपका जवाब है नहीं, नो, बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशन। जीडीपी के अंदर, मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को, मेरी बातों को फोकस कर लीजिए। 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके डील करते हैं, ठीक है? और रियलिटी के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं कोई इधर उधर किसी का कहा हुआ आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। क्या जीडीपी इकोनॉमी के वेलफेयर को चेक करने का एक सही तरीका है? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज GDP doesn't include some factors which are essential for development, which are essential for welfare. GDP कुछ फैक्टर्स को रिकॉर्ड नहीं करता जो फैक्टर्स वेलफेयर को डिवोट करते हैं, वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। यहां पर समझ गए? तो हम क्यों बोलें कि जीडीपी एक सही इंडेक्स है वेलफेयर के लिए? माय वेरी फर्स्ट पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। फर्स्ट पॉइंट मेरा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो शायद मैंने यहां पे बताने की कोशिश करी। क्या बताने की कोशिश करी? कि 200 करोड़ कमाया पिछले साल, इस साल 500 करोड़ कमा लिया, 300 करोड़ देश ने ज्यादा कमाया। जीडीपी तो बढ़ गई, यानी ग्रोथ तो हो गई, लेकिन वेलफेयर नहीं हुआ, वेलफेयर डिमोट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 300 करोड़ में से 280 करोड़ तो रिच सेक्शन के पास ही रहा, सिर्फ 20 करोड़ रुपए पुअर सेक्शंस के पास पहुंच पाया। हम नहीं कह सकते कि यहां पर वेलफेयर बढ़ा।
This is the very first limitation, because GDP doesn't consider the distribution वाला factor. Distribution of income के factor को GDP consider नहीं करता. GDP सिर्फ इतना कह देता है, भाई पिछले साल इतना बना था, इस साल इतना बना, मॉनेटरी इवैल्यूएशन कर लेना, अगर ज्यादा है कह दो कि ग्रोथ है, बस. सर व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन? इसका क्या? ये एक लिमिटेशन. ये मेरा पहला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी के लिए. सेकंड पॉइंट पर आ सकते हैं हम लोग. सेकंड पॉइंट को चेक करिए. ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. आपकी हॉबी है, ठीक है, आप अगर अपनी कोई हॉबी परफॉर्म करते हैं, समझिए अगर आपकी हॉबी मान लीजिए पेंटिंग है ना, आपकी हॉबी है लिसनिंग टू म्यूजिक या सिंगिंग या रीडिंग बुक्स, राइटिंग बुक्स, कोई भी हॉबी है आपकी, जब आप ये करते हैं, ठीक है, और इसको परफॉर्म करने में आपका सेटिस्फैक्शन यानी आपका जो मेंटल लेवल है वो एक रिलैक्सेशन मोड पे जाता है, आपको अच्छा लगता है ये करना, है ना, तो इसमें आप क्या देखते हैं? आपका वेलफेयर. समझ रहे हो? इसी तरह से सेकंड पॉइंट में आपको कहता हूं, एक शेफ है, शेफ तो समझिए, एक 5 स्टार होटल में वो शेफ है, जहां पर उनको 1 लाख रुपए महीना मिलता है उनकी सैलरी के तौर पर. किस काम के लिए? भाई ऑब्वियसली, ठीक है, खाना बनाते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, जिस चीज में वो माहिर है, जिस चीज में वो स्पेशलिस्ट है, इसके लिए उनको सैलरी मिलती है, ठीक है. संडे के दिन शेफ साहब को घर पे सर्विसेज डिवोट करनी होती है, ठीक है. संडे को ये लंच बनाते हैं अपने परिवार के लिए, ठीक है. हर संडे इनका फिक्स है, संडे को छुट्टी होती है इनकी, हर संडे अपने परिवार के लिए लंच बनाते हैं. क्या इसके लिए इन्होंने कोई पैसा लिया? हमने इनसे पूछा कि सर क्या सर्विस की वैल्यू क्या है, लंच दिया संडे का, बताओ क्या कीमत है आपकी? ये क्या कहते हैं? सर इट्स प्राइसलेस फॉर मी, इट्स प्राइसलेस फॉर मी, ठीक है. आई एम मेकिंग लंच फॉर माय फैमिली, ठीक है, इट्स प्राइसलेस फॉर मी. कोई कीमत नहीं है इस चीज की, लेकिन हाँ ये करके इनके परिवार का वेलफेयर तो बढ़ता है. अगर आप इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, सोसाइटल एस्पेक्ट्स पे देखें, तो भी यही होता है. अगर हम कोई समाज सेवा कर रहे हैं, अभी जैसे देखा होगा अपने कोविड केसेस में बहुत से लोग बाहर आए हैं, लॉकडाउन था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, पैदल लोग निकल रहे थे, बहुत सारी संस्थाओं ने, एनजीओ ने लोगों की मदद करी, फूड सप्लाई किया, खाना खिलाया, बेसिक जरूरतों को पूरा किया, ठीक है. पैसा लिया क्या उनसे? नहीं लिया, लेकिन वेलफेयर तो बढ़ाया उनका. ऐसी चीजों को जीडीपी में जोड़िए, नहीं जोड़ता है. जीडीपी कहता नहीं क्या कीमत है इनकी, हमने कहा इट्स प्राइसलेस. तो प्राइसलेस है तो अपने पास रखो, जब कीमत होगी तब बताना. बात समझिएगा, जब प्राइसलेस है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, प्राइसलेस है तो रखिए अपने पास. अगर कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन है तो बताइए. जीडीपी सिर्फ मॉनेटरी एक्टिविटीज को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही कंसीडर करता है. सर लेकिन ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जरूर है, बट वेलफेयर तो बढ़ाया ना इन्होंने, आप इनको क्यों नहीं काउंट करते? जीडीपी कहता नो, इट्स और लिमिटेशन कि भाई हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही लेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम नहीं लेंगे. तो अगर ये आपका लिमिटेशन, हम जीडीपी को कह रहे हैं, अगर ये आपका लिमिटेशन है तो ये हम क्यों बोलें आपको कि यू आर द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? इन ऑर्डर टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी या जीडीपी को ही हम बेस्ट इंडिकेटर क्यों माने? दिस इज माय पॉइंट. ये सेकंड लिमिटेशन था. अब आइए थर्ड लिमिटेशन की तरफ. थर्ड लिमिटेशन, एक्सटर्नलिटीज. बहुत ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्कर भी आता है और 3 मार्कर का सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई शॉर्ट नोट ऑन एक्सटर्नलिटीज. पहली बात समझनी होगी कि ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं ये 2 तरह की हैं. ये एक्सटर्नलिटीज आपको पॉजिटिव भी मिलती हैं और ये एक्सटर्नलिटीज आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती हैं. मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी बात सुनिएगा, बस खत्म होने वाला है मेरा लेक्चर आज का. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो या आप एक इंडिविजुअल हो, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हो. अच्छा करते हो यानी प्लस, पॉजिटिव, यानी उनका वेलफेयर बढ़ाते हो, ठीक है, उनका वेलफेयर बढ़ाते हो, और बदले में आप इनकम नहीं कमा रहे हो. आप कहेंगे कि सर ये तो पिछले वाले की तरह है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की तरह है, लेकिन इसमें अलग है. एक्सटर्नलिटीज,
You are doing something for the society, and if you are not paid for that, clear, कहीं ना कहीं वेलफेयर तो बढ़ाया आपने, but GDP आपके इस कंट्रीब्यूशन को मेजर नहीं करता. So how we can say GDP is a good indicator, ठीक है, in order to check welfare. हम क्यों कहें इस चीज को? आपने देखा कि एक पार्क है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, समझिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के सामने एक गार्डन है, पार्क है, उसकी अपकीपिंग कोई नहीं करता, उसकी देखभाल कोई नहीं करता. बड़ा गंदा लगता है कि यार अथॉरिटीज भी इसको इग्नोर कर देती हैं, कहते हैं फैक्ट्री एरिया में है, छोड़ो ना यार, कौन रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री है, वहां पर कौन जाता है पार्क में, छोड़ो. लेकिन आपकी फैक्ट्री के ठीक सामने वो पार्क बड़ा अजीब सा लगता है. आपने कहा कोई बात नहीं यार, खर्चा जितना भी हो, हम इस पार्क की अपकीपिंग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने खर्चे पर ये पार्क हम सुधारेंगे. आपने खर्चा किया, जो भी खर्चा था वो किया, अब पार्क आपने सुधारा, अपकीपिंग अपनी जिम्मेदारी रखी, ठीक है, देखभाल कर रहे हो, उस गार्डन की देखभाल कर रहे हो, ठीक है, समाज का वेलफेयर ही तो कर रहे हो आप, सोसाइटी का वेलफेयर ही तो किया. आपने उस गार्डन में जाने के लिए किसी से टिकट तो नहीं वसूला, आप अपकीपिंग करके समाज का भलाई तो कर रहे हो, यू आर नॉट पेड फॉर दैट. जीडीपी ने आपके इस कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं किया. ऑल्दो क्या कर रहे हो आप, वेलफेयर बढ़ा रहे हो, लेकिन जीडीपी इसको काउंट नहीं कर रहा. इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. और आइए एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं. ये देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल, आप समाज का कुछ बुरा करते, बुरा मतलब इन द सेंस कि वही आपकी फैक्ट्री है, आपने गार्डन की देखभाल करी, सबको अच्छा दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन आपकी उसी फैक्ट्री में काम यानी प्रोडक्शन होता है. फैक्ट्री की चिमनी लगी है, चिमनी, ठीक है, चिमनी का पर्पस सभी को मालूम है. जो भी फालतू का स्मोक है फैक्ट्री एरिया में, वो धुआं बन के प्रोडक्शन हाउस से धुआं बन के बाहर निकलता है, चिमनी से बाहर निकलता है, और वो थोड़ा थोड़ा निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता, क्योंकि ज्यादा निकलेगा तो अथॉरिटीज आपका चालान बनाएंगी, फाइन लगाएंगी आपके ऊपर, है ना. तो नो नीड टू पे द फाइन बिकॉज इट इज इन द परमिसिबल रेंज. परमिसिबल रेंज मतलब भाई चिमनी लगाइए तो अथॉरिटीज ये तो नहीं कहेंगे ना बेटा चिमनी लगा ले, लेकिन धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो चिमनी लगाने का फायदा क्या हो. समझिए, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन तो हो रहा है ना. आप कहीं ना कहीं समाज का वेलफेयर डिग्रेड कर रहे हो, बट उसके लिए आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जा रहा. ये है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. तो सर एक्सटर्नलिटीज आपने पढ़ा, एक ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है. इफ वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी जो कि अच्छा है, वी आर नॉट पेड फॉर दैट. इफ वी आर डूइंग समथिंग नेगेटिव फॉर द सोसाइटी जो कि बुरा है, समाज का वेलफेयर डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, हमें कोई फाइन नहीं देना पड़ रहा, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, ठीक है, जीडीपी ऐसे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, बट ये इंसिडेंट्स वेलफेयर को या तो प्लस या तो माइनस कर रहे हैं. सो हम नहीं कहेंगे कि जीडीपी एक अच्छा इंडेक्स है इन ऑर्डर टू चेक इकोनॉमिक वेलफेयर. ऑलराइट, आइए थर्ड पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं. अब फोर्थ पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी चेक करना है. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, पिछले साल जैसे मैंने कहा कि हमने 200 करोड़ बनाया, इस साल इस ईयर हमारा जीडीपी 500 करोड़ हो गया, यानी 300 करोड़ का प्लस, ठीक है, 300 करोड़ का प्लस, यानी जीडीपी बढ़ गया. जब ध्यान से देखा जीडीपी बढ़ा 300 करोड़ रुपीस से, जब ध्यान से देखा गया ना कि किसकी वजह से, तो इस बार जो जीडीपी बढ़ने की मेन वजह है वो है प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स. क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स, आर्म्स, एमुनिशंस, ये मिलिट्री गुड्स बना करके आपने जीडीपी तो बढ़ा लिया. क्या मिलिट्री गुड्स से लोगों का वेलफेयर बढ़ा सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी सर, डिफेंस मजबूत होता है. एक बात बताओ, डिफेंस मजबूत होता है, अच्छी बात है, मैं डिनाई नहीं करता इस बात से, आपका डिफेंस मजबूत होता है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से यानी सामाजिक पर्सपेक्टिव पर अगर आप देखें तो लोगों को फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए. आपका डिफेंस मजबूत होता है एक्सटर्नल टेरिटरी से, ठीक है, लेकिन इंटरनली अगर आपके लोग मर रहे हैं तो आप ये वेलफेयर में काउंट नहीं करेंगे. इस प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स करके हमने अपना डिफेंस मजबूत कर दिया. कोई दूसरा देश इन्वेड नहीं करेगा, घुसपैठ नहीं करेगा हमारे देश में, लेकिन हमारे अंदर के लोगों को हम नहीं बचा पा रहे हैं.
क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीजें चाहिए हम वो नहीं दे पा रहे। वेलफेयर बढ़ता है कंज्यूमर गुड्स से, वॉर गुड्स से नहीं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मैं ये कहना चाहूंगा, जीडीपी सिर्फ ये कहता है कि भाई पहले इतने रुपए के गुड्स बनाए, इस साल हमने 500 के गुड्स बनाए, अरे पिछले साल से 300 करोड़ ज्यादा है, जीडीपी बढ़ रही है जी, देश तरक्की कर रहा है, देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ध्यान से देखा कि देश तरक्की कर रहा है कौन से गुड्स की बदौलत, तो पता चला वॉर गुड्स की बदौलत। हम नहीं कहेंगे कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लिमिटेशन है जीडीपी का। और लास्ट पॉइंट, एवरग्रीन फैक्टर। एवरग्रीन फैक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, ये देखिए, हाँ जी, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी 1. सर एक बार कॉम्पोजिशन फिर से समझना है। कॉम्पोजिशन बता देता हूं एक बार, देखो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है टाइप ऑफ गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। सुन लो एक बार, टाइप ऑफ गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक होता है वॉर गुड्स, ठीक है, गोला बारूद बना रहे हो, एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, ये बताइए वेलफेयर कौन से गुड्स से ज्यादा बढ़ेगा? कंज्यूमर गुड्स से वेलफेयर ज्यादा बढ़ेगा ना, वॉर गुड्स से वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। आपकी इकोनॉमी का डिफेंस मजबूत होगा लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ता है कंज्यूमर गुड्स से। अब आइए, जीडीपी कहता है इस ईयर का जीडीपी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि पिछले साल से 300 करोड़ हमने ज्यादा बनाए, 300 करोड़ रुपए हमने ज्यादा कमाए पिछले साल से, तो वी आर ग्रोइंग। जब पता चला कि 3000 करोड़ किसकी वजह से बढ़े ज्यादा, तो पता चला वॉर गुड्स की वजह से। तो सर वॉर गुड्स की वजह से वेलफेयर तो माइनस होता है, प्रमोट किसकी वजह से होता है? कंज्यूमर गुड्स की वजह से होता है। जीडीपी सिर्फ इस बात को क्लेम करता है कि पिछले साल से हमने इतने ज्यादा गुड्स बनाए एंड वी आर ग्रोइंग, लेकिन जीडीपी कभी इस वाले फैक्टर को नहीं देखता कि कौन से टाइप के, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स यू आर प्रोड्यूसिंग इन दिस ईयर। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जो लिमिटेशन था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। अब आइए ये चीज समझते हैं, लास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने कहा जीडीपी बढ़ रहा है सर आपका 1.2% और पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी 1.78%। ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है आपका लगभग 1.2%, पॉपुलेशन बढ़ रही है 1.78%। पॉपुलेशन बढ़ने का रेट जीडीपी से ज्यादा है। वेलफेयर नहीं होगा, वेलफेयर डिमोट होगा, यहाँ पर हर एंगल से वेलफेयर डिमोट होगा। एक्यूट शॉर्टेज महसूस करोगे आप हर रिसोर्स पे, हर रिसोर्स पर एक्यूट शॉर्टेज महसूस करी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पिछले साल के मुकाबले गुड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा गुड्स खाने वाले बैठ जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जीडीपी कभी पॉपुलेशन को चेक नहीं करता, ये लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन वेलफेयर को जरूर घटाती है, ये हमारा पॉइंट है। सो दीज आर द लिमिटेशंस जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी will be considered as a best measure of economic growth but not of welfare. इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए जीडीपी अच्छा है, बट वेलफेयर को चेक करने के लिए नहीं। दिस इज माय पॉइंट। ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, ये हमने कवर अप किया। और कल की क्लास मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, सभी लोगों को जो अभी यहां जुड़े हुए हैं। कल की क्लास 1:10 पर नेशनल इनकम के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे कल क्लास होगी। थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रीजनिंग बेस्ड क्लास कल होगी 1:10 पर। काइंडली उसे अटेंड करें और नोट्स मैंने ऐप पर दिए हुए इस चैप्टर के, जितना आज मैंने बताया उतना एक बार रिव्यू करिए, सारे डिफरेंसेस पढ़ जाइए, जो भी असाइनमेंट्स में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर जाइए। ठीक है, बाकी कल की क्लास में शुरू करते हैं फिर, राइट? थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Uh, थैंक यू सर। थैंक यू।